उत्तर प्रदेश में इंडिया क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कांग्रेस के लिए भी और इंडिया के लिए भी। दिल्ली में जिसको भी सरकार बनानी है उसके लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बताने की जरूरत नहीं, दोहराने की जरूरत नहीं। अब एक और एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। ये उत्तर प्रदेश की जमीन पर कितना और कहां तक असर डालेगा, इंडिया का जो फॉर्मेशन है, इसका जो गठन है, क्या इससे उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी सियासत है, जो राजनीतिक दलों का जो पहले से चला आ रहा एक ध्रुवीकरण है, उसमें कोई बुनियादी अंतर पड़ेगा, कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? और क्या वो फर्क भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पैदा कर सकता है? क्या वो फर्क इतना बड़ा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो बढ़त है, जो उसका वर्चस्व है, उसको चुनौती दे पाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा भी अपने सार्वकालिक उफान पर है। रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें भी लोकसभा में उसने जीत ली। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जनसंघ से लेकर आज तक के सब सर्वोत्तम प्रदर्शन है। और छोटे छोटे दलों को एक साथ सहेज कर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को नाव पर बैठाल कर जो सामाजिक न्याय का, जो जाति का गुणागणित दुरुस्त करने की कोशिश और कवायद होती है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी पूरी शिद्दत से कर लिया। भाई अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी है, संजय निषाद की पार्टी भी है। अब पटेल, निषाद और ओम प्रकाश राजभर और राजभर, ये तीन कोण तो उसने साध ही लिए, इलाहाबाद से लेके और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक पूर्वांचल में जो महत्वपूर्ण है। ये लोग, ये जो सोशल इंजीनियरिंग कहिए या कुछ, या जाति का गणित कहिए सरल भाषा में, वो भी बीजेपी ने साधा है। ये वही जाति का गणित है जिसको विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने साधा था। महान दल भी आने वाला है, एनडीए में कह रहे हैं। तो जो और एक सामाजिक न्याय से जुड़ा रेनबो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बनाया था गठबंधन का, उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। अब बात आती है कि फिर इंडिया उत्तर प्रदेश में क्या करेगा। मैं इसीलिए कहता हूं उत्तर भारत के, या उत्तर भारत छोड़िए, भारत की लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा जिन दो राज्यों से आता है, उत्तर प्रदेश और बिहार, 120 सीट मिला के, उन दोनों राज्यों में इंडिया से कोई बहुत बुनियादी फर्क मुझे पड़ता नहीं दिखता। बिहार में चरम पर अलायंस है गैर बीजेपी फोर्सेस का, नॉन बीजेपी फोर्सेस का। लालू यादव, नीतीश कुमार, सीपीएम, सीपीआई, माले, कांग्रेस सब एक साथ है। अब इसके बाद तो कोई पार्टी नहीं वहां बची, मान लो इंडिया नाम रखो या कुछ रखो। अब बिहार में तो ऑलरेडी है, तो अब क्या अतिरिक्त फर्क पड़ेगा। और वैसे उत्तर प्रदेश में केवल एक संभावना हो सकती है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में युति हो जाए, गठबंधन हो जाए, अलायंस हो जाए। और एक संभावना यह है कि जयंत चौधरी चुनाव आते आते साइकिल का साथ छोड़ दें। और तीसरी स्थिति यह है, संभावना, आशंका नहीं, स्थिति यह है कि मायावती जी अपनी पार्टी के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन में है, वो ना इधर है ना उधर है। अब उनको आप बी टीम बताइए, सी टीम बताइए, कुछ बताइए, लेकिन फिलहाल वो टेक्निकली गुटनिरपेक्ष हैं, वो ना इंडिया में ना इंडिया में। तो बहुत स्कोप कहां है रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस का अपोजिशन में उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस और सपा का अलायंस हो चुका है उत्तर प्रदेश में, उसके नतीजे सामने हैं। और ऐसा नहीं कि कोई
मुलायम सिंह जी के समय में हुआ हो, पुरातन काल में ना। अखिलेश यादव राहुल गांधी के ही टेन्योर में हो चुका है। यूपी के 2 लड़के, यूपी ने उस गठबंधन पर अपनी स्वीकृति की मोहर नहीं लगाई थी ना। यूपी को 2 लड़कों का साथ पसंद है, नारा नहीं चला था। तब इसमें क्या हो सकता है, इंडिया से कितना फर्क पड़ सकता है? और अगर इंडिया उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं डाल पाता तो फिर लाख टक्के का सवाल ये होगा कि फिर दिल्ली की गद्दी का जो सपना है वो तो मुश्किल है फिर। क्योंकि ये बड़ी पुरानी, जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे उस समय से ही और उससे पहले समय से ये कहावत चल रही है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है अखिलेश यादव ही, आप उनको सपा मानिए, आप उनको यूपीए मानिए, आप उनको इंडिया मानिए, कुछ मानिए, अखिलेश यादव की अगुवाई में एक शिविर होगा और दूसरा शिविर भाजपा और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होगा। कुल जमा मुझे इतना दिख रहा है। इसके अतिरिक्त इंडिया हो जाने से, बेंगलुरु सम्मेलन हो जाने से कोई बहुत तात्विक फर्क पड़े मुझे नहीं लगता। उससे बड़ा पेंच तो ये है कि मायावती का वोटर, मायावती का सपोर्टर, उनका जो स्थायी भाव का वोटर है, वो क्या करता है उस लोकसभा चुनाव में, वहां से समीकरण और संतुलन बदल सकता है। एक बड़ा प्रश्न है। मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश में जितने बेस्ट पॉसिबल अलायंसेज हो सकते थे विपक्ष के शिविर में, वो सब पिछले 10 साल में आजमा लिए गए। ठीक, अब दल ही नहीं बचे, मतलब सबका सबसे हो चुका। भाजपा सपा छोड़ दीजिए तो बाकी सबका सबसे हो चुका। ठीक, तो स्वाभाविक है जब हो जाता है तो नेता भी कसौटी पर कस चुका होता है, अलायंस भी कसौटी पर कस चुका होता है। अब बंगलौर में एक नया गठबंधन जन्मा, इंडिया, तो स्वाभाविक है इंडिया हो या कोई नाम हो, जो भी गठबंधन है, नई चीज है, उसका पहला और सबसे बड़ा इम्तहान तो उत्तर प्रदेश के मैदान में होगा। भाई जहां जितना बड़ा स्टेक उतनी बड़ी लड़ाई। कई तेलंगाना मिल जाए तो उससे अकेला बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाता है। इस इंडिया की तासीर उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं, और इस इंडिया बनने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है, क्या परिस्थिति बदल जाएगी जो पहले नहीं थी? निश्चय ही अमिताभ जी, आपका सवाल बड़ा शानदार है कि आखिर इंडिया की उपयोगिता, इंडिया का पूरा पॉलिटिकल जो पावर है वो उत्तर प्रदेश में क्या कमाल करता है। और ये आपका सवाल पूरे देश के राजनीतिक दलों का और आम जनमानस का सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मेंस कर लिया तो निश्चय बीजेपी की एनडीए, नरेंद्र दामोदर अलायंस के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसमें दो राय नहीं। इस पे हम विपक्षी लोग भी बैठ के काम कर रहे हैं, कैसे क्या क्वेश्चन बनाया जाए। कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर जी, कुछ नाम आप भूल गए, चंद्रशेखर जी का भी है और पल्लवी पटेल जी भी हैं, सब यूथ हैं, बिल्कुल यूथ, और सभी उत्तर प्रदेश की राजनीति को कई दशकों तक करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सबकी अपनी विचारधाराएं, सबके अपने मुद्दे हैं, सब अपने अपने वर्ग, जाति, धर्म, तमाम सारे तरीकों से समाज में रिप्रेजेंटेटिव भी करते आ रहे हैं। लेकिन कमाल एक बार नहीं हुआ तो जरूरी है कि दूसरी बार हो जाए, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी नहीं कि जरूरी तीसरी बार ना हो। जैसे वैसे ही ठीक, पिछली बार ठंड ज्यादा पड़ी थी, इस बार कम पड़ी है। पिछली बार बारिश बहुत कम हुई थी, इस बार ज्यादा होगी। ठीक ऐसे ही ये गठबंधन है, कभी सीटें कम, कभी ज्यादा। लेकिन एक बात बड़ी टेक्निकल बता दूंगा जो शायद डिबेट में आप लोग कभी चर्चा नहीं करते। 17 में समाजवादी पार्टी, 14 में जब लड़ी सत्ता में थी तो 14 में 5 सांसद आए, खैर उसको छोड़ते हैं। 17 में जब समाजवादी पार्टी लड़ी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बन चुके थे तो 47 सीटें आई। फिर 19 में चुनाव हुआ तो हमने गठबंधन किया, तो उत्तर प्रदेश में टोटल सीटें जो 14 में सिर्फ 7 थी, 19 में 16 हो गई।
यानी 7 से 16 पे पहुंच गए। फिर एक गठबंधन बना तो हम जहां 47 थे और सब मिला के 70 के अंदर थे, वो अगर सब मिलके लड़े और ढंग से लड़े तो 125 पहुंच गए। जी ये हुआ। तो हम ये उम्मीद करते हैं अमिताभ जी, और बड़ी ईमानदारी से, कोई हवाई बात भी नहीं करूंगा मैं, अभी ये एज्यूम किया जा सकता है कि हम सब मिलके लड़ेंगे और बेहतर लड़ेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये उम्मीद 16 सबको थी, रखनी चाहिए। 32 और 40 हो जाएंगे। ठीक ठीक, अगर सबको 40 भी हो गए हाँ। तो कोई कम थोड़ी नहीं है। ठीक है, 40 भी बहुत है, ठीक, निपटा मैंने देंगे। ठीक ठीक। अब रुकना होगा, ये उम्मीद, इसी उम्मीद पर राजनीति करने का हौसला टिका होता है, वरना नेता तो कब का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दे, अपने दफ्तर का बोर्ड बदल के। क्या रखा भाई, घर मकान बेच के चुनाव लड़े। माल भी तो तब आता जब कुछ हैसियत बने, बिना हैसियत तो माल भी नहीं आता। अपने कुर्ते की धुलाई खुद ही देनी पड़ेगी, ये भी कड़वा सच है। तो कहां तक आदमी करे। खैर, विकास श्रीवास्तव जी, आपको क्या, कांग्रेस को क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया से क्या फर्क आएगा? मतलब बिफोर बेंगलुरु जो उत्तर प्रदेश की सियासत थी, जो इसके समीकरण थे, न्यूएंसेस थे, वो क्या बदल गए इंडिया के जन्म के बाद? आज हम केवल कन्फाइंड रहेंगे उत्तर प्रदेश तक। जी देखिए, इस देश में दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ, उसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ लगातार द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया है। सरकार ने अपने नफरत और विघटन के एजेंडा जो आरएसएस का है, केवल उसको बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश समेत तमाम सारे काऊ बेल्ट में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सब राज्यों में हिंदुओं के ऊपर धर्म जाति के नाम पर विभेद किया गया है। हिंदुओं को पिछड़ा, अति पिछड़ा। नहीं श्रीवास्तव जी, आज आप ये सैद्धांतिक बात है। आज हम इस आप में विषय नहीं देखा, आज हम विषय प्रैक्टिकलिटी का लाए हैं, व्यवहारिकता का लाए हैं। हिंदू मुसलमान ये वो दर्शन शास्त्र का नहीं विषय। आज विषय मैंने इसीलिए स्पेसिफिक कर दिया, मनोज से भी वही प्रश्न पूछा, स्पेसिफिक कर दिया, उसको जीरो इन कर दिया। मैं समझना चाह रहा हूं इंडिया बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश की जमीन पर विपक्ष की जो राजनीति है उसमें क्या तब्दीली आएगी। मुसलमान के साथ क्या हुआ, हिंदू के साथ क्या हुआ, अगड़े के साथ क्या हुआ, पिछड़े के साथ क्या हुआ, महादलित के साथ क्या हुआ, वो किस रोज ही करते, आगे भी करेंगे चर्चा। लेकिन आज विषय ये है, गणित क्या कह रहा है, मायावती का क्या खेल है, ओवैसी क्या खेल है, अखिलेश यादव का खेल क्या है, जयंत चौधरी का खेल क्या है, किधर रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर का खेल क्या है, योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे। आज ये खाटी चर्चा करने आए हैं। नसीमुद्दीन क्या करेंगे, खाबरी क्या करेंगे, प्रियंका कहां खड़ी है, राहुल यहां से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यार ये सब चर्चा करने आए दोस्त। मुसलमानों का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, नफरत भर्ती, क्या संविधान, दिस दैट रोज करते, आगे भी भरोसा दिलाते, करेंगे उस पर चर्चा। आज प्रैक्टिकल बात कर लें, थोड़ा कभी कभी मन बदलना चाहिए, नहीं? अब मेरे ख्याल से आप विषय पर रहेंगे। जी अमिताभ जी, जी विषय पे ही मैं था। आप ना विषय बदल दिया फिर तो वो चर्चा फिर सिद्धांत पे चल। मैं तो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं कि मैं महान दल का खेल क्या है, और इससे और प्रैक्टिकल क्या पूछूं? अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर मैं दूसरे केस के पास जाऊं। नहीं, देखिए अमिताभ जी, आप समझ रहे हैं राजनीतिक दल एक टूल है। आप हिंदुस्तान और 26 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को दरकिनार करके आप राजनीतिक दल को चुनाव जीतने का टूल समझ के बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं वोट चुनाव लड़ा जाता है बूथों पर। बूथ की जो राजनीति है उसमें अति पिछड़े दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा सम्मान दिया। 2 बार मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी को, एक ही व्यक्ति को 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया। पर जिस तरीके से धर्म जाति नफरत के नाम पर अति पिछड़ों को ठगा गया है, मुसलमानों को ठगा गया है, अब वो राजनीतिक रूप से उनके अंदर चेतना जगी है। वो ढूंढ रहे हैं कि हमको बीजेपी से निजात कौन दिला पाएगा। तो इंडिया जहां पर कांग्रेस लड़ रही होगी वहां 100% दलित अति पिछड़ा कांग्रेस के साथ है। ठीक है। जहां पर सपा लड़ रही होगी वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ है, और जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर लोकदल लड़ रही होगी तो वहां लोकदल के साथ। अगर आप राजनीतिक दल को टूल समझ रहे हैं तो ये माफ कीजिएगा, हम माफ कर दिया। अब रुक जाओ भाई, अब उमेश यादव के पास चलेंगे। एक प्रैक्टिकल बात और कह दे, ये थ्योरी हर वक्त मुझे अच्छी नहीं लगती। कई दिन होते हैं जब मैं थ्योरी के मूड में होता हूं। अभी रुक जाइए, आवाज रुक गई आपकी। अभी विकास दोबारा आएंगे, अभी रुक जाओ।
किसके कई बार मैं रूथलेसली थ्योरी के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं कि नहीं सब। एक उदाहरण दे देता हूं, सारा जो ज्ञान दर्शन है उसी में आ जाएगा, फिर उमेश यादव के पास जाता हूं। उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नेता कह रहे थे कांग्रेस के हमसे कि जो लोग चुनाव लड़े थे 22 का, सुन ले सब लोग, 22 विधानसभा का टिकट लेके, उनमें 100 लोग नॉन रीचेबल हो गए। क्या वो नंबर पे नहीं उठा रहे? और ये बता रहे, कांग्रेस बता रही कि दलित पिछड़े, अति पिछड़े, दिस दैट ब्ला ब्ला। अरे भाई 2% वोट पर हो महाराज और गजब कर रहे हो। सपा कहे तो समझ में आता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था उत्तर प्रदेश को आप कोई नाम दीजिए, उसको यूपीए कहिए, यूपीए 1 कहिए, 2 कहिए, 3 कहिए, इंडिया कहिए, कुछ कहिए, भारत कहिए। अखिलेश यादव का चेहरा समझ में आएगा जनता को तो वोट मिलेगा, नहीं आएगा नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। उसको पीछे नाम कुछ भी दो। अजीत सिंह चुनाव हार गए थे, जो लोग ज्ञान दे रहे वो लोग सुन ले। अजीत सिंह चुनाव हार गए थे जब मायावती और मुलायम सिंह का पैक्ट था तब, और अजीत सिंह उसमें शामिल थे। अजीत सिंह चुनाव हार गए थे, उससे बड़ा कोई गठबंधन करेगा माइकल लाल? और मायावती की रैली में गए थे अजीत सिंह, तब दलित पिछड़ा, मुसलमान अति पिछड़ा नहीं मिला था। इसलिए प्रैक्टिकलिटी की बात आज होगी। खैर उमेश यादव जी, वही प्रश्न मेरा आपसे भी, उत्तर प्रदेश में बाकी तो कुछ बदला नहीं, वही घोड़े वही मैदान, क्या वही नेता है वही चीजें हैं, बदला है एक टाइटल। ठीक, उस टाइटल के बदल जाने से अभी उसको कहते, मान लीजिए इंडिया नहीं बना होता तो कहते यूपीए या कहते सपा कांग्रेस गठबंधन, अब उसको बोलेंगे इंडिया। ये अलग बात है, चुनाव सब अपने अपने सिंबल पर ही लड़ेंगे, लेकिन फिर भी कि आपकी समझ में क्या आता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा जमीन पर इंडिया बनने से? एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, पडरौना, कुशीनगर, क्या फर्क पड़ेगा? आदरणीय अमिताभ जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आज का विषय भी मैं समझ गया हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया के नवनिर्माण के बाद जो इंडिया बना है जी, तो उसके बाद क्या असर पड़ेगा, आपका प्रश्न ये है। तो मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इन्होंने भावनात्मक उत्तेजना पैदा करने के लिए, उत्तेजना पैदा करने के लिए उस गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया रखा। देखिए, देश की जनता बहुत शिक्षित है, समझदार है, जानकार है, आज का युवा वर्ग भी जानता है और पुराने लोग भी अनुभवी हो गए हैं। नाम बदल देने से कोई भावनाएं नहीं बदल जाएंगी, न चेहरे बदल जाएंगे, न उनके क्रियाकलाप बदल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कहूं कि विपक्ष के लोग सदैव ये कहते थे कि नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। अब यही प्रश्न इनके खिलाफ खड़ा होता है, इनके लिए खड़ा होता है कि नाम बदल देने से चेहरे नहीं बदल जाएंगे, उनके क्रियाकलाप नहीं बदल जाएंगे, सारी चीजें वही हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इनके यूपीए का, अगर केवल यूपी में बात करें आपके आदेशानुसार इंडिया में, तो इंडिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चेहरा वही है। अखिलेश जी हैं, पल्लवी पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, यदि आप चंद्रशेखर जी को भी शामिल कर लें, तथाकथित जैसे मनोज भाई बता रहे थे, अभी शायद उस तरीके से घोषणा नहीं हुई है, तो कोई नया चेहरा नहीं है, सिर्फ नाम बदला है। ना ही कोई परिणाम पे अंतर आएगा। नाम बदल लेने से जनता में कोई भी फर्क जाने वाला नहीं है। स्पष्ट तौर पे मैं कहूं, हाँ बदला है, एनडीए का स्वरूप जरूर उत्तर प्रदेश में बदला है। चूंकि 2022 में जब हम समाजवादी पार्टी के साथ थे तो वो 47 से 125 पे पहुंचे थे। आज हम एनडीए के साथ है। पूर्वांचल के 10 से 12, 15 लोकसभा की सीटें ऐसी होंगी जहां पर परिणाम आप पूरा हिंदुस्तान देखेगा, उत्तर प्रदेश देखेगा और हम सभी देखेंगे। हम बदले हैं, उनका नाम बदला है, हमने परिस्थितियां बदली। ठीक, मैं ओपी सिंह जी के पास आऊं और एक और बात था कि अगली चर्चा, अगले चरण में भी चर्चा में बिल्कुल फोकस्ड चर्चा रहे, दर्शकों को अच्छी लगती है। हाइपोथेटिकल एक उदाहरण के लिए इसे होता है, एक चावल उठा के दिखा दिया कि पकड़े, मान लो आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वहां इंडिया का क्या, इंडियन और इंडिया का क्या लेना देना, बहुत कुछ नहीं ना। वहां बसपा की तरफ से
जो पिछली बार अभी बाई इलेक्शन में खड़े हुए थे वो भाई साहब फिर पर्चा भर देंगे तो फिर साइकिल अटक जाएगी। इंडिया ने कोई नाम रखो, सच्चाई तो ये है ना जमीन की, फिर साइकिल अटक जाएगी। ये सच्चाई है, उसी सच्चाई पर आज बात करने आए थे। ओम प्रकाश जी, अब आपका मुकाबला इंडिया से होगा, क्या बदला? बंगलौर की बैठक से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद आपको लगता है कुछ बदला है? और अगर लगता है हाँ बदला है तो क्या बदला है? अमिताभ जी, आपने विषय बहुत अच्छा रखा है जी। और आप कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोग तथ्यों से भटके नहीं। देखिए, डिबेट में हम आप कुछ बदल ले जी, लेकिन जो जनता बैठी है ना उत्तर प्रदेश की 25 करोड़, उसके भी मूड को भांपना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात, उत्तर प्रदेश की 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव भी बीते बहुत दिन नहीं हुआ। अब वही मनोज यादव, ओम प्रकाश सिंह, विकास श्रीवास्तव और ये धीरज यादव जी और एंकर अमिताभ जी हैं लगातार पिछले 5 साल 10 साल से। अब फिर वही चैनल पर बैठे हैं तो हम कहते हैं कि नहीं सब कुछ बदल गया है। अब टीवी 9 का डिबेट बदल गया। भैया कुछ नहीं बदला। क्या है? सीरियल में 2024 का चुनाव है। एक तरफ वो पार्टी है जो 14 से विजय प्राप्त करती आ रही है और एक तरफ वो पार्टी है, ऐसा है कि दूसरे प्रदेशों का कुछ बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या बदला है? वही सपा, वही कांग्रेस, वही अपना दल, जयंत चौधरी, मान लीजिए एनडीए के जो घटक है वही है। तो क्या ये कोई नया चुनाव हो रहा है? कोई एनडीए का कोई नया नेता सामने आ गया है क्या? इंडिया हाँ, जनता को एक बड़ा चूभा आश्चर्यजनक चीज आती है इंडिया। मुझे एक चीज याद आई अमिताभ जी कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उसमें एक लाइन आता, आगे की लाइन तो मुझको नहीं आती, कि देश देश के भूपति नाना, सारे पृथ्वी लोक के भूपति नाना आए और सब अलग अलग आए और धनुष उठाने का प्रयास किया तो नहीं उठा। तो फिर क्या हुआ? सब मिल गए कि हम सब मिल करके अब तोड़ेंगे इस धनुष को, तब भी नहीं टूटा। मेरा कहना यह है कि केवल नाम बदलने से नहीं, जनता अब पहले वाली नहीं रह गई, जिसको चाहे एनडीए वाले भुला ले और चाहे पीडीए वाले भुला ले, चाहे यूपीए वाले भुला ले, अब पीए एनडीए पीए डीए कोई भुला नहीं पाएगा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जिसके नेतृत्व में अखिलेश यादव जी हैं, उनका बेचारे का आंगत ही खराब है। जब से विरासत में सीट गद्दी मिली, 8 चुनाव में से एक भी नहीं जीते। हाँ, इतना जरूर हुआ कि 2022 में उन्होंने एमवाई का नारा लगाया था, 2024 में पीडीए का नारा लगा दिया। हो सकता है कि इसके बाद जो चुनाव हो उसमें और नारा। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, इंडिया जीत गई, इंडिया हार गई, 2080 के 2024 के परिणाम के बाद हम लोग डिबेट में क्या बोलेंगे? क्या ये अच्छा लगेगा बोलते हुए अमिताभ जी? आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी बोलते, जनता को भी बोलते। भाई जो तय है, देखिए मैं भले अपने पार्टी का पक्ष लेता, लेकिन ये तय विपक्ष भी मानता है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में बदलेगी। 2000 तो उस समय क्या आप लोग चैनल पर चलाएंगे? एनडीए को इतनी सीटें, इंडिया को इतनी, अंत में आप बोलेंगे इंडिया हार गई। ये कोई भी देशवासी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप अपने स्वार्थ में इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, उसके जितने नेता है सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप बताइए ना उसमें कौन नेता बताइए आप? ठीक, ओपी सिंह जी, ठीक बात जी, ठीक बात ओपी सिंह जी, एक मिनट, ठीक है, ठीक, ओम प्रकाश भाई एक मिनट। मेरी चिंता जो बात जिस ओर इशारा ओम प्रकाश सिंह रहे उससे आगे किए, चूंकि मुझे तो सूत्रधार की भूमिका तब भी निर्वाह करनी है जब परिणाम आ रहा होगा, उस दिन भी मैं इस चिंता में हूं। ये मत मानिए हाइपर, मतलब एक नमूना बता रहा हूं, एग्जाम्पल है, ये नहीं मान लो जो मैंने बोल दिया वही परिणाम आएगा, मैं क्या जानूं क्या आएगा। मान लीजिए आया कि बलिया गाजीपुर में
इंडिया जीता, बलिया में इंडिया हारा, ऐसा बोलेंगे? क्या तमाशा हो जाएगा? रामपुर में इंडिया धूल धूसरित हो गया, ऐसा बोलेंगे? सुल्तानपुर में इंडिया जीत गया, ऐसा बोलेंगे क्या? इसलिए खैर, और एक बात और कह दूं, सारे मित्रों के लिए काम की होगी, मनोज यादव के भी काम की होगी, विकास ये श्रीवास्तव जी के, उमेश यादव, सबके काम की होगी। 2019 अच्छी जानकारी है, अब मैंने मेहनत करी ली तो आप लोगों को भी वो जानकारी दे देना चाहिए मुझे। 2019 में जो जितने दल लड़े थे, 650 के आसपास देश में चुनाव लड़े पंजीकृत, उनमें 75 दलों के नाम में इंडिया या इंडियन लगा है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। 75 के क्या, उनमें से अधिकांश का खाता ही नहीं खुला। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दे तो ऐसे। ठीक, 50 दल ऐसे हैं जिनमें भारतीय या भारत लगा था, क्या उनकी भी क्या दुर्दशा हुई वो भी देख लो, भाजपा को छोड़ के। इसलिए ऐसा बौरा न मानो हिंदुस्तान की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को कि कुछ लगा लेने से बिक जाएगा, ना बिकेगा। स्कूल अपनी यूनिफॉर्म बदल दे, उससे स्कूल की प्रतिष्ठा ऊपर नीचे हो जाएगी, रिजल्ट बदल जाएगा क्या? नहीं ना। पहले मान लीजिए काली ने करे, फिर हरी कर दे, तो उससे स्कूल का रिजल्ट नहीं बढ़ता। रिजल्ट बढ़ेगा बच्चे के पढ़ने से और टीचर के पढ़ाने से। मनोज जी ठीक बात है ना? वरना तो जितने 75 पार्टियां हैं जिनके नाम के आगे इंडिया और इंडियन लगा है, उन सबको रोली चंदन लगा देना चाहिए था जनता को, नहीं लगाया किसी को, बोले भगाओ इनको, सब फर्जी है। वैसे ही 50 के आगे भारत और भारतीय लगा था, उनका भी ताला बंद कर दिया। मनोज जी। अमिताभ जी, ये बात सोच के एनडीए को खुश होना चाहिए कि 75 इंडियन और 50 भारतीय लगने वाले राजनीतिक दल चुनाव हार गए। लेकिन इंडियन हार गए, ये वाली बात थोड़ा सा मेरे ख्याल से ओपी सिंह को सोच समझ के बोलनी चाहिए। इसका नाम है भारतीय, इनको नाम नहीं याद होगा वैसे, इसीलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी, वैसे मैं बता भारतीय। अरे मुझे नाम नहीं याद है। हाँ ठीक है, वो स्वीकार करने नहीं याद है, वो स्वीकार करने नहीं याद है, अब बता दो जी। अरे रुक जा भाई, रुक जा भाई, बोलो। हम अरे सुन लो तभी तो आएगा, पजीरी तभी मिलेगी जब कथा सुनाई। हाँ भारतीय हिंदी में सुन लो पहले। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, ये हिंदी में नाम है। ठीक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, इसका अर्थ भी बता देंगे। अरे रुक जाओ, पहले अंग्रेजी में सुन लो, अबे सुन तो लो, पहले सुन लो, काहे बेचैन? ठीक है, हाँ मात्रा बताएंगे। आधा ता माँ होता विकासात्मक, वो लिख अभी बता देंगे, रुक जाओ जी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसको अंग्रेजी में इसका नाम दिया गया है। इसमें एक शब्द को मैं बड़ा फोकस करके कहूंगा, विकासात्मक, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले समावेशी लोग, जो सारी विचारधाराओं का समावेश कर सकें। भारतीय मतलब समझते ही होंगे और राष्ट्रीय मतलब भी समझते होंगे, और गठबंधन का अर्थ तो एनडीए से आप बेहतर जानते हो, नरेंद्र दामोदर अलायंस, वो तो बेहतर समझते हो, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अमिताभ जी देखिए, आप इंडिया हारे या इंडिया जीते, क्या बात यार, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। अरे ओम प्रकाश सिंह जी प्लीज, आप कम से कम मुझे अच्छी बात कहने दीजिए, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की बात बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जो इंडिया हारेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया बराबरी छूटेगा, इंडिया कम अच्छा करेगा, इंडिया खराब अच्छा करेगा, ये आपके लिए विषय हो सकता है। आपके लिए हमने ये चिंगम दिया, आप चबाओ, आप देखते हैं कितना मुंह चलाते हो, चलाओ। बाकी हमारे जो एजेंडे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी तमाम सारे सैद्धांतिक रूप से सहमति है, असहमति है, उन पे हम काम कर रहे हैं। आपको ये चिंगम दिया, आप चबाते रहो। इंडिया शब्द चिंगम है मनोज जी। आपको अगर नहीं समझ में आए तो कम बोलो, समझ में आए तो ज्यादा बोलो, हमको दिक्कत नहीं है। हमारे लिए तो भारतीय, अरे सुन लो, हमारे लिए भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है। ठीक मनोज, ठीक, अभी रुक रहा हूँ, ठीक भाई, इंडिया ही बोलो, वही ठीक है। ये जो नाम बोले हो, ये तो और बवाली है, एटा इटावा फरुखाबाद, कहाँ कौन समझ रहा है यार?
यानी किस बुद्धिमान आदमी ने ऐसा विकासात्मक, रणबेशी, समावेशी, गणबेशी क्या कर दिया? इंडिया बोलो, वही ठीक है, उसी में आदमी समझ मिलेगा। बाकी ज्यादा झंझट में न पड़ो, ज्यादा लंबी कहानी में भी दिक्कत आ जाती है, वो ठीक नहीं रहेगा। हम ठीक भाई, ओम प्रकाश जी अभी रुकिए, ओम प्रकाश जी रुकिए, ओम प्रकाश जी रुकिए 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 भाई। मेरी तो खराब आदत है, मैंने तो पांव पांव देश घूमकर जितना सीखा है जनता से उतनी ही बात करता हूं, बाकी नेताओं के कहे सुने मेरी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता का मिजाज जितना मैंने समझा इतने वर्षों में, मैं जानता हूं कि अभी मैं खिमसेपुर में उतर पड़ूं कहीं चाय खोके पे और उनसे कहूं भैया विकासात्मक, गणवेशात्मक, धन क्या, समावेशी, श्वेतकेशी क्या है, वो कहेंगे भैया चाय पियो अग्निहोत्री जी, आपको हम देखते हैं टीवी में, अच्छा बोलते हो, इस चक्कर में ना पड़ो क्या, और मट्ठी खाओ। वो मुलायम सिंह यादव को पहचानते हैं क्या, कल्याण सिंह को पहचानते हैं। आप अपनी पार्टी के नाम गणवेशी, समावेशी कुछ रखो, वो मुलायम सिंह की फोटो दिखेगी तो जान लेंगे साइकिल वाली है, ठीक। योगी आदित्यनाथ को पहचानते हैं, समझ में आता है, सोनिया गांधी को पहचान लेंगे, ठीक। नाम आप मन में आइसोलेटेड हेड छपा लो यार, हु केयर्स। जनता अपने रोज की रोटी के लिए संघर्ष करे कि आपका गणवेशी, समावेशी देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसीलिए कहा नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कहा अलायंस कैसे होगा। हाँ विकास जी, आपको नहीं लगता एक बड़ा चेंज उत्तर प्रदेश की जमीन पर आ सकता था अगर इस समावेशी विकासात्मक गठबंधन का थोड़ा और विकास हो गया होता और समावेश हो गया होता। अभी कम समावेशी है और कम विकासात्मक है, और हो जाता और इसमें साइकिल, हाथ और हाथी और हैंडपंप सब आ जाते तो मैं मानता, फिर मैं दूसरे मिजाज की बहस करता, फिर मैं कहता अब ये वास्तव में समावेशी हो गया है और गणवेशी हो गया और विकासात्मक है। नहीं, वरना अभी 13% गुट निरपेक्ष आंदोलन के पास है, 13% वोट गुट निरपेक्ष आंदोलन के पास है। अब चुनाव में 13% वोट कितना होता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। देखिए अमिताभ जी, आपकी चिंता वाजिब है, पर एक सच्चाई इसको आप स्वीकार करिए। राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में खास तौर से इनके पीछे जातीय समीकरण काम करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को समझने के लिए उसके जातीय समीकरण को भी अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश का आम जनमानस समझता है। एक गांव का बच्चा भी जानता है कि समाजवादी पार्टी है तो हम किसको किसको वोट देना है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा अहंकार है भारतीय जनता पार्टी को। 2017 में जो सीटें मिली थी, आज 2022 का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उसमें 100 सीटें पीछे चली। आज जो अलायंस है उस अलायंस से केवल एक विश्वास उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोगों में पैदा हुआ है कि अजीत सिंह का चाहे वो जाट बेल्ट हो, चाहे मुस्लिम बेल्ट हो, अति पिछड़ों का शाक्त सैनी समाज हो, और स्वयं राजभर समाज पार्टी जिसके नेता अखिलेश यादव जी के साथ में मिलकर चुनाव जीतते हैं, संख्या बढ़ाते हैं अपने विधायकों की। पर जब भारतीय जनता पार्टी से उनको रिश्ता बनाना था, पर उसके पहले की तमाम सारी डिबेट, तमाम सारी चीजों को भूल गए। उन्होंने कहा कि भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे तो मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज राजभर समाज को अपमानित करने का काम किया है। अगर एक राजनीतिक दल वोट की खातिर समीकरण की वजह से चला गया तो समीकरण की वजह से क्या ना कि हिंदू वोट हमें मिल जाएगा, तो क्या अति पिछड़ा दलित हिंदू नहीं है? अति पिछड़ा हिंदू, अति पिछड़ा दलित और वो मुसलमान जिसको नोक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, आज वो सोचने के लिए तैयार है कि हमारे बच्चों का और हमारे इस उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा। उनका व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया। धर्म के नाम पर बुनकर उद्योग से लेकर के मुसलमान समुदाय जो व्यवसाय करता था वो चौपट हो गया है। आज भुखमरी की कगार पे उत्तर प्रदेश है। इसलिए आज इस बात पर नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी था लगातार जिताया है। 2-2 टर्म प्रधानमंत्री बने हैं, 2-2 टर्म मुख्यमंत्री बने हैं। पर आज देश का अति पिछड़ा दलित अपने आरक्षण के अधिकारों को छीनने का काम अगर किसी ने किया, सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी उस वक्त क्या कर रही थी? ठीक है, ठीक है, रुक जाओ भाई। मुझे विकास श्रीवास्तव को अब सुन के लगने लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू तो नहीं ले रहा कहीं। थोड़ा रुक जाओ महाराज। उमेश यादव जी वो कह रहे हैं कांग्रेस के भाई राजभर ने तो राजभर समाज का सौदा कर लिया, और मुझे लगता है अब एक बात कड़वी हो जाएगी,
जितने नेता हैं अपनी अपनी जातियों के, बड़े से लेके और छोटे तक, मोहल्ले तक का, प्रदेश से लेके मोहल्ले तक का, वो धर्मशाला खोले हैं क्या? नहीं ना। अति पिछड़े दलित गरीबों की गरीबी मिटाते मिटाते वो सब मर्सिडीज और जहाज पे चलने लगे कि नहीं? उन्होंने बाइट हमेशा यही दी, अति पिछड़ा दलित पसमानदा कौन कौन मानदा, सबके लिए हमारी छाती फट रही है। और ये कहते हुए पता लगा 5 करोड़ की एक गाड़ी और आ गई। फिर दूसरी बाइट दी तो प्राइवेट जेट ले लिया। क्या? मैं तो उत्तर प्रदेश में यही देखा। नहीं, बहन जी ने कभी इसके अलावा कोई दूसरी बाइट दी क्या कि गरीब पिछड़े दलित मजलूम अकलियत के लिए मेरे एक सांस की एक एक सांस है क्या? अब उनका घर और दलित अकलियत का घर एक सा तो नहीं दिखता, ना अखिलेश जी का दिखता है, ना किसी पार्टी के नेता का दिखता है। और सिंदूर तो सब उन्हीं के नाम पे लगा रहे हैं। उमेश जी। जी देखिए अमिताभ जी, अभी विकास भाई कह रहे थे कि वो उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जाके हमने सीटें बढ़ा ली। बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात से सहमत हूं। हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उनकी सीटें बढ़ा दी। ये विकास भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, 47 से 125 तक ले गए। पूर्वांचल के एक एक जनपद में उनकी एक एक जनपद में 10-10 सीटें जीते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और आपका जो कहना है, देखिए आपका बहुत लंबा अनुभव है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये फैक्ट है कि इन्हीं मुद्दों पर पार्टियों ने जाके मर्सिडीज और चार्टर्ड प्लेन की जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन आदरणीय मैं आपको बहुत निवेदन सहित अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे पास आज भी 2.5 कमरे का लखनऊ में कार्यालय है, 2.5 कमरे का, और जिसमें हम लोग अलग अलग किराए के मकान पे लेके रहते हैं। खेला ठीक हो जाए, कार्यालय सब झमाझम हो जाएगा। कार्यालय बनने में कौन टाइम लगता है? आशीर्वाद दीजिए सर, 5 ठीक पढ़ने दो चौसर पर, अब कार्यालय क्या? सभी प्रयास करते हैं सर, विकास की तो सभी प्रयास करते हैं कि हमारी पार्टी खड़ी हो, पार्टी बड़ी हो। हम भी प्रयास करेंगे सर, और आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद रहा तो निश्चित ऐसा होगा, हम भी विकसित होंगे। लेकिन आज हम 2.5 कमरे के मकान में कार्यालय चला रहे हैं। ठीक, एक बात कहते हैं, मैं कहूं मेरी तो आदत ही खराब है, मेरे ग्रही ऐसे बैठे पत्री में कि मैं तो गंभीर बात समझ नहीं आती, छोटी बुद्धि का आदमी। प्रैक्टिकल बात कह दूं, जनता को अच्छी लगेगी। ओम प्रकाश राजभर के लिए है कि निराश ना हो, नर हो ना निराश करो मन को। शिवपाल यादव जी का एक पासा ठीक बैठा था, बाद में वो पासे उठा के चले गए, तो उनको वो कोठी मिल गई जो मायावती को थी। क्या मिल गई थी ना? वहां बोर्ड लग गया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। क्या पार्टी में कुछ था नहीं था, लेकिन झंडा ऊंचा था। क्या कितनी देर लगती है होने में? आधा ट्रक पीएसी। वो तो बाद में शिवपाल चाचा का कोई मन डोल गया तो फिर मामला गड़बड़ा गया, लेकिन मिल तो गया था ना। तो ओम प्रकाश जी को मिल जाएगा, इसलिए इसमें चिंता नहीं करो। ये तो राजनीति कामधेनु है, कब कहां बरसात हो जाए बाल्टी हाथ में रखो, बारिश यहां हो वहीं भर लो पानी। मैं तो राजनीति को इतना ही समझ पाया। ओम प्रकाश जी, दलित पिछड़े मुसलमान कांग्रेस करी, ये लोग आपके खिलाफ हो गए। हालांकि इसके साथ एक बात यह भी कि कांग्रेस अपने पुराने उम्मीदवारों को टेलीफोन करे तो 100 लोग नॉट रीचेबल हो गए। क्या वो कह रहे कौन जाए, न खाबरी का फोन उठाओ, नसीमुद्दीन का फोन उठाओ, लखनऊ तक का किराया खर्च करो। अमिताभ जी, बहुत से लोग कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग अपने दुख से दुखी नहीं और दूसरे के सुख से दुखी। एक आदमी रो रहा था, उससे पूछे क्यों रो रहे हो? कहा मनोज जी हंस क्यों रहे? तो आदमी अपने दुख से दुखी नहीं। देखिए एक चीज होता है अमिताभ जी, इस तो डिबेट का विषय है। जब चुनाव समाप्त होता है तो हम सभी पार्टियां आत्ममंथन करते हैं। आत्ममंथन आत्मचिंतन शिविर लगता है, हमने भी आत्ममंथन किया, आज भी आत्ममंथन कर रहे हैं। जिस दिन जो है 2019 का चुनाव हुआ, उस दिन से आत्ममंथन कर रहे हैं कि भैया ये 14 सीट हमने हारी कैसे। और वो भी आत्ममंथन कर रहे हैं कि भैया जिन्होंने आज तक 60 साल राज्य किया, उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बने, वह हमें 1 सीट क्यों मिली।
और वो भी आत्ममंथन कर रहे हैं कि साहब हमको जो नहीं करना चाहिए था वो भी हमने सार्वजनिक रूप से कर दिया। बहन मायावती के चरणों में गिर गए तो उसके बाद मिला 5, वो भी 2 गवा दिया, बचा 3। देखिए जनता जो है, हम जितना बोल ले, हम झूठ भी बोलेंगे, हम सही भी बोलेंगे, पार्टी से बंधे हुए हैं, लेकिन जनता क्या है ना, पुराना गाना है, जनता सब जानती है, जनता देखती है। अभी बात चल रही है और ये बात पहली बार नहीं, मैं 2014 से डिबेट कर रहा हूं। यही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, अगड़ा, पिछड़ा, और ये बात 100% सही है। हमने भी पत्रकारिता की है, आपने भी पत्रकारिता की है, और जिन पार्टियों ने इस देश पर राज किया, जिन दलों ने प्रदेश पर राज किया, वो एक ही फार्मूला से चले, क्या? जातिवाद। आज क्या फार्मूला है? भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार चुनाव जीत रही है तो वो भी तो कोई फार्मूला चला रही है, और वो फार्मूला कोई गोपनीय तो है नहीं कि हमने बहुत गोपनीय फार्मूला चलाया। हमने भी फार्मूला चलाया, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। अब आप कहेंगे तो आपका मनोज भाई कहते हैं कभी कभी हमारे कि तो आपका जुमला है, आप बोल देते हो सबका साथ विकास, लेकिन भैया मनोज भैया आप बहुत प्रबुद्ध हैं, आप मजबूरी में बंधे हुए हैं, आप बताओ ना। मैं चैलेंज करता हूं, कई बार डिबेट पर चैलेंज किया हूं, सारे राजनीतिक पार्टियों को चैलेंज किया हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की एक भी योजना बता दो जिसमें मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, पूरब के लिए, पश्चिम के लिए हमने कोई पक्षपात किया है। और जब नहीं किया तो जो गरीब पसमानदा मुसलमान हमारे साथ है, पिछड़ा वर्ग में ठीक है, एक वर्ग आपके साथ है, बाकी सारा वर्ग हमारे साथ है, दलित जो है हमारे साथ है। आप बताइए कितने का अंतर है? आप बताइए, सारा जोड़ तोड़ आप यही कर रहे हैं ना कि हमारा अस्तित्व बचा रहे और हमारी सीटें कुछ बच जाए। हम क्या जोड़ तोड़ कर रहे हैं? हम तो अकेले 303 हैं, 543 में 303 अकेले भारतीय जनता पार्टी। और सुनिए, आपकी पार्टी में तो मनोज भाई भगदड़ बचा है। अभी 24 तारीख को 1.5 दर्जन कौन विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बड़े बड़े नेता, नामी गामी तो चर्चादार विधायक रहे, मंत्री रहे। अब आप कहेंगे आप मेरा घर तोड़ रहे हैं। मेरे भैया बताओ ना, उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार इतनी बढ़िया चल रही है, मनोज भाई मैं आपको लेके क्या करूंगा? अरे बहुत करूंगा, आपका सम्मान कर दूंगा। मनोज भाई आप आना चाहते हो आ जाओ, लेकिन हमारी सरकार पर तो कोई संकट है नहीं। ठीक, अब ये बात ओम प्रकाश जी रोकूंगा, अब ये बात टेलीफोन से करना मनोज जी से कि आना चाहते हैं, ये सब डीलिंग फीलिंग टेलीफोन पे करना, टीवी पे नहीं। अच्छा मैं ठीक है। और ओम प्रकाश भाई एक मिनट, और एक दूसरी बात ये भाई, अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को नाव बैठाए हो तो 2 कमरे का दफ्तर अब नहीं ठीक, अब वो शिवपाल चाचा वाली कोठी दे दो, क्या दिक्कत? हाँ मतलब उनको भी लगे कि नेत्राम से कचौड़ी आ रही, जलेबी आ रही, सुबह झंडा फहर रहा है। ठीक, ऐसा ठीक। ओम का भाई रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक ठीक, सब एक मिनट रुको, सबका साथ, अब रुको भाई, सबका साथ, सबका विकास, उनका भी विकास होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। विकास श्रीवास्तव नाम में कह रहा हूं, और एसपी का भी विकास होना चाहिए। खैर एक मिनट रुको भाई, मनोज यादव, मैं बहस को और प्रैक्टिकल कर देता हूं, बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल, जिससे जनता को और आनंद आए, समझ आए। इंडिया हो, बड़ी बड़ी बातें हो, बड़े बड़े नारा हो, दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद हो, लोहिया जी का समाजवाद हो, गांधी जी का बात हो, नेहरू जी का बात हो, सब मिला के एक किनारे करो। लेकिन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का क्या होगा? चुनाव तो वहां से हार जीतते होगी, आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का क्या होगा? ये एक प्रतीक मैंने बताया। मैं हर लोकसभा सीट में इस मिजाज की बात खड़ी कर सकता हूं और इसके पूर्व के उदाहरण दे सकता हूं कि जब गुड्डू जमाली जैसे लोग खड़े हुए तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ा, ये मेरे दिमाग में आंकड़ा है, इसलिए मैंने एक नाम ले दिया, याद आ गया गुड्डू जमाली। वो बड़ा बोल्ड उदाहरण है, क्योंकि धर्मेंद्र वहां से लड़ रहे थे, पूरी प्रतिष्ठा लगी थी, उसके बाद वो गढ़ था आपका, उसके बाद गुड्डू जमाली ने अपना कुछ किया नहीं, आपका तो
तो इंडिया बने चाहे कुछ बने, गुड्डू जमाली का क्या कैसे रोकेंगे? आपका सवाल बड़ा जायज जी। है और ये तमाम सारे लोगों की चिंता है। हम लोग फील्ड में जाते हैं, तमाम लोग ये बात कहते हैं कि अगर बहन जी ने मुसलमानों को टिकट ज्यादा दे दिया तो आप लोग क्या करोगे? तो भाई कोई बंदूक कट्टा लगा के तो राजनीति की नहीं की जाती। राजनीति तो अब बटन से और बैलेट से होती। वो वाला दौर भी खत्म हो गया अमिताभ जी। आपको पता है कि खत्म हो गया। बंदूक और कट्टे से चुनाव हुआ करते थे पहले। तो जनता का जो मन होगा, जनता को अगर गुड्डू जमाली अच्छे लगेंगे तो जनता गुड्डू जमाली को वोट दे देगी। अगर जनता को कांग्रेस, सपा, आरएलडी, कमेरावादी अपना दल और चंद्रशेखर की आजाद पार्टी अच्छी लगेगी तो उसको वोट दे देगी। उसके लिए कौन सी लड़ाई है? लेकिन बड़ी अच्छी बात हमारे ओम प्रकाश जी ने कही, हमें ऑफर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम तो एक ही बात जानते हैं, ये तो कि हम देखो समाजवादी कितनी यूएसपी विचारधारा है। ये तो देखो, आज प्रसाद चढ़ाओ, आज के दौर में इतनी यूएसपी तो है नहीं, कि कह रहे हैं कि बिल्कुल, आ जाओ बिल्कुल। भैया, ये छोटी बात है। हाँ नहीं, उसके पीछे कारण है ना। देखो, बीजेपी को मैसेज देना है, जनता में ये मैसेज देना है कि इंडिया के खिलाफ, एक तो अक्षर भी उनके एनडीए कम है, उसमें 2-4 बढ़ाया भी नहीं जा सकता है, एमएनडीए नहीं किया जा सकता है, एमएनडीए भी नहीं किया जा सकता है कि एक तरफ मोदी खड़ी कर दें, एक तरफ अमित शाह खड़ी कर दें, वो बढ़ेगी नहीं। इंडिया हमेशा उनसे बड़ा ही रहेगा, इसमें दो राय नहीं। आप जिनको ले रहे हो थोड़ा और जल्दी ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिनको और लेना उनको भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी राजनीति इस गठबंधन के साथ मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। ठीक। हमको किसी आप इस तरह की जो जलेबी बनाने का हमको प्रयास करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात के लिए तैयार रखना अमिताभ जी, इनको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन हमारा नंबर आएगा उस दिन आप रोक नहीं पाओगे। मौजूदा मंत्री और सांसद लेके आएंगे। चुनाव तारीख तय करो, किस तारीख को चुनाव होगा, तुम्हारे मौके लेके आएंगे और एक नहीं लाएंगे, दर्जन भर से ज्यादा लाएंगे। आपको खुला चैलेंज मोदी को दे रहा हूं, रोक लेना, हिम्मत होगी तो। सुन लो मनोज भाई, एक बात मेरी भी सुन लो। जी हाँ सुनाओ। ऐसा है कि जो लोग छोड़ के आए हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब डूबती नाव पर, अरे हम हारे हुए लोग हैं, इस नाव हारे हुए लोग हैं, जीते हुए लेके आएंगे। हम तो विपक्ष में सत्ता वाले लेके आएंगे और क्या कर पाओगे? डूबती जो हुई नाव पर मंत्रिमंडल बना रहे हो, भाई मैं एक बार दोनों लोग रुकिए, मैं विकास जी के पास चलूंगा। दोनों लोग रुकिए। विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी भाई रुको, मनु जी। देखिए, मैसेज क्लियर जा चुका है जी। एक तरफ नफरत विघटन है और गुड्डू जमाली किधर है? नफरत और विघटन के खिलाफ ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने इंडिया को एक किया है। भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद यात्रा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का क्या होगा? वहां तो भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में नहीं आ रही। का क्या होगा? सुन लीजिए, आज स्थिति होगी, जो भी मुस्लिम नेता, जो भी दलित नेता, जो भी राजभर नेता इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा वो मोदी के साथ खड़ा माना जाएगा, और जो मोदी के साथ खड़ा होगा उसका राजनीतिक भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। क्योंकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में ये जो मोदी का युग है, जो मोदी का काल है, जो इसकी संख्या है, इसकी जो वोटों की राजनीति है, जो इनके सांसदों की संख्या है, ये हाफ होने जा रही है और पूरे देश से ये एनडीए देश की बात सोमवार करेंगे। आज यूपी पर है, यूपी भी अपने में देश है। अभी यूपी छोटा भाजपा यहाँ पर हाफ सीट पे टिकने जा रही है। ये मैसेज उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोगों ने तय कर दिया है, और इंडिया के नाम से जितना तिलमिलाहट दिखाई पड़ रही है, कुछ साथियों को दिख रहा है। ठीक है विकास जी, अभी रोकेंगे विकास जी को। उमेश यादव आपकी लास्ट कमेंट, फिर एक कमेंट ओपी सिंह से लूंगा बस। जी देखिए सर, दो बातें मैं आपको बताऊं कि 300 साल पहले एक कंपनी आई थी, उसमें भी इंडिया लगा था। तो आज की जनता जो है 300 वर्ष पहले जो 250 तो उसमें भी इंडिया लगा था। चले गए इंडिया और वेस्ट इंडीज और फिजी और जापान, तुरान, ईरान की बातें न करो, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आ गई बात, आ गई। एक प्रश्न में ओपी सिंह जी से ले लूंगा, कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट ओपी सिंह जी, लास्ट कमेंट ओपी सिंह जी। लास्ट कमेंट यही है अमिताभ जी कि जब तक 2024 की मतगणना नहीं समाप्त हो जाएगी तब तक इस जो नया बनाया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका वजूद है।
क्योंकि इतिहास उठा के देख डालिए, इतिहास उठा, अगर कोई भी दल मतगणना के बाद टिका हो तो उसका एक का नाम बताइए, और जो एक टिका है वो भी ट्विटर पे इतराज कर चुका है। और फिर से कह रहा हूं, मतगणना के बाद एक भी दल गठबंधन का टिका हो तो वो बता दीजिए। और जो मैंने कहा एक बचा है वो भी ट्विटर पर अपनी नाराजगी दे रहा है। इनके ये शब्द का प्रयोग, सियार जो है अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो सियार जो है वो शेर नहीं बन जाता। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक, आगे बात, आगे दोनों की बात आ गई मित्र, आ गई, विकास जी आपकी भी आ गई, ओपी सिंह जी की भी आ गई। मैं फिर इसको प्रैक्टिकल मोड पर लाके बहस को समापन करूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें मेरी तो समझ में नहीं आती भाई, मैं इतना पढ़ाई लिखा नहीं, आप लोगों के पास बौद्धिक चेतन ज्यादा है। मैं फिर प्रैक्टिकल बात कहूं, कांग्रेस को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए यूपी में। यूपी से बाहर सेमिनार करो। यूपी में कोर क्वेश्चन ये है, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये जो गांधी पट्टी थी किसी जमाने में, यहां आपका तंबू उखड़ गया। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। क्या यहां आपका तंबू गड़ सकता है तो इंडिया, जापान सब ठीक है, और नहीं गड़ा तो सब फेल। वायनाड से नहीं चलेगी यूपी ना, यहां जूझना पड़ेगा। साहस है तब तो ठीक, और नहीं तो ट्विटर पर ट्वीट करने से नहीं होगा कि दिस है और दैट है, अंग्रेजी है, हिंदी है, और दिनकर जी की कविता और निराला जी की कविता लिखने से बात नहीं बनेगी कि सिंहासन खाली करोगे जनता आती। सब बात ठीक है, सिंहासन खाली हो जाएगा, दिनकर जी लिख गए। अरे हमें यह तो बताओ, राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और अगर नहीं लड़े तो अखिलेश यादव के साथ पदयात्रा करे और चाहे ऑटो यात्रा करे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता कहेगी आप तो अमेठी छोड़ के चले गए, आपको संघर्ष नहीं करना चाहिए था, वहां आपके पुरखों की जमीन थी, आप वायनाड चले गए। बोले वहां का जाति समीकरण ठीक है, मजहबी समीकरण ठीक है, वहां से चुन चुन के आ जाएंगे। जिस उत्तर प्रदेश ने आपको इतना दिया, इसलिए मैं इन हाइपोथेटिकल बातों में यकीन नहीं रखता। थीसिस पर चुनाव थोड़ी ना होता, कोई शोध पत्र थोड़ी ना है चुनाव, न रिसर्च का काम है। आदमी कहेगा कि भैया अब नसीमुद्दीन कहने पर तो क्या वोट दें, और खाबरी कहने पर क्या वोट दें, और नकुल दुबे कहने पर क्या वोट देंगे, राहुल गांधी तो चले ही गए। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? नकुल दुबे देंगे? कौन देगा इसका उत्तर? नहीं कोई देगा ना। मूल प्रश्न वो है, भाषण आप कितना भी दे लो। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अजीत सिंह का 19वीं हारना, इलेक्शन को जो लोग इलेक्शन के न्यूएंसेस को, इलेक्शन के डिफरेंट शेड्स का अध्ययन करते हैं, उनके लिए टेस्ट केस है। इतना विकट गठबंधन, मायावती, समाजवादी पार्टी, आरएलडी एक साथ, और अजीत सिंह हार गए कहां से? जाट हार्टलैंड से। समझना पड़ा। तीसरी बात, जो बात मैंने गुड्डू जमाली के नाम से कही, आज आप लोग कुछ भी कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो सामने आते हैं गणित। समाजवादी पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव था। ये बात मैं विधायक, सांसद, प्रवक्ता, नेताओं के हवाले से नहीं बता रहा। सपा की टॉप लीडरशिप के साथ बैठ के जो तथ्य सामने आया था वो रख रहा हूं। मैंने एक बार और पहले भी रखा था। जब देखा गया कि भाई नापजोक करो मनोज यादव, तो पता लगा 100 सीटें ऐसी थीं जहां सपा का और बसपा का दोनों का मुस्लिम उम्मीदवार लड़ा और दोनों हार गए 17 में। ठीक है ना? वो सच्चाई आज भी है। गुड्डू जमाली ने इस बात को प्रूव कर दिया था। नाम इंडिया रखो और चाहे कुछ रखो, गुड्डू जमाली टाइप का जो फैक्टर है वो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रवेल करेगा। उसको कैसे आप काउंटर कर दोगे? मायावती के पास लास्ट इलेक्शन जो है उसमें उनके पास लोकसभा में 13% वोट था। 13% वोट बड़ा वोट होता है मित्र। वो जीत ना पाए, हरा तो सकते ही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसका तोड़ क्या है?
कुछ तो होना चाहिए ना। वो ऐसा संभव नहीं कि राहुल गांधी के ट्वीट करने से जनता मान लेगी ना, या अखिलेश यादव के कुछ कह देने से मान लेगी, नहीं। मानती होती तो रामपुर में और आजमगढ़ में नहीं मान लेती, नहीं माना ना। वहां 2.5-3 लाख वोट मिला गुड्डू जमाली को, 2.5-3 लाख। वहां लोकतांत्रिक ताकतें नहीं थी ना, वहां सेकुलर फोर्स नहीं थी ना। फिर लाख टके का सवाल तो ये, बाकी सब तो बौद्धिक व्यायाम है। और अलायंस 19 का चुनाव सामने रखकर सीट मिले तो, और 22 का विधानसभा चुनाव सामने रख के सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो इंडिया में, यूपी में, दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस के लिए संकट की स्थिति है कि नहीं है? चाहे विधानसभा का क्राइटेरिया लागू हो और चाहे लोकसभा का लागू हो। क्या कांग्रेस अपने जीवन के अब तक के सबसे न्यूनतम स्कोर को स्वीकार कर लेगी? और नहीं तो यह अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर उसको 20 सीट दे दें लड़ने के लिए। ये बड़ा पेच है। इसीलिए मैं कहता था यूनिटी ट्विटर पर कर लेना सरल है, जब आप उसको जमीन पर ले जाते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट में उतारते हैं उस यूनिटी को, तो फिर समस्याएं आती हैं। ये कह देना सरल है कि एक के खिलाफ एक लड़ेगा, तब तो पूरी कुर्बानी हो जाएगी कांग्रेस के साथ, क्योंकि 19 का चुनाव भी उसके लिए अच्छा नहीं था, राहुल गांधी खुद ही हार गए थे। और 22 का चुनाव भी बहुत ही खराब रहा, 2% वोट आया। 2% वोट पर आप क्या शेयर मांगेंगे? अच्छा, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप इंडिया के लीड पार्टनर हैं, तो आपके लिए यह भी ठीक नहीं होगा कि आप 2 सीट लोकसभा की लड़ो, 3 सीट लड़ो। ये एक बड़ा पेच आएगा। और मुझे लगता है कि इसमें जो टकराव होगा वो एक बार उत्तर प्रदेश की जमीन पर इस विपक्षी कुनबे के भीतर महत्वाकांक्षाओं का टकराव पैदा करेगा। क्योंकि बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस को 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट पर लड़ने के लिए वो अपने को संतुष्ट करे। वो जीते न जीते, लेकिन उसका मिजाज पुराने जमींदार जैसा है। ये एक बड़ा संकट आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप संजय निषाद को संतुष्ट कर सकते हो, प्रकाश राजभर को 2 सीट पर मना सकते हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को मना सकते हैं, पल्लवी पटेल की पार्टी को 1 सीट पर भी मना सकते हैं, क्या संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो नहीं होगी ना। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास है। बात अटपटी है लेकिन सच्ची है, ज्यादा विधायक हैं उनके। इसलिए मैं कहता हूं देश में एनडीए कैसा करेगा नहीं करेगा वो अलग बहस का विषय है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ इस बात पर आकर टिकेगा कि मायावती कैसे अपने पत्ते जमीन पर उतारती हैं, एक। दूसरा, अखिलेश यादव की स्वीकार्यता कितनी बढ़ी। इन 2 चीजों पर आकर टिकेगा इंडिया का उत्तर प्रदेश में चुनावी भविष्य। धन्यवाद।